दृष्टि खो देने का अर्थ नहीं है सपने खो देना। जयपुर से आए मनु गर्ग ने साबित कर दिया। यूपीएससी में 91st रैंक हासिल करके साबित कर दिया कि दृष्टि बाधित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ये कमाल कैसे किया, यही कहानी खुद बयां करने हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनु गर्ग। बहुत बहुत स्वागत है मनु आपका न्यूज तक पर। और मनु की माता जी, जिनको कहा जा रहा है कि असल में मनु के अलावा एग्जाम जो क्रैक किया है वो मनु की माता जी ने किया है। थैंक यू बहुत मैम। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज तक पर। शुरुआत करेंगे, कैसे हैं आप लोग? जयपुर से दिल्ली आए हैं, कैसा लग रहा है? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग मुझे वेल विशेस कर रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं और मुझे अलग अलग जगह बुला के ऑनर कर रहे हैं, तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। मैं आपकी कहानी पर बाद में आऊंगी, पहले ये जानना चाहूंगी कि पहला रिएक्शन क्या था मनु आपका जब आपने जाना कि मेरी 91 रैंक जो है वो यूपीएससी जैसे एग्जाम में आई? मैम एक दिन पहले जब रिजल्ट नहीं आया था, उसके 21st की नाइट को जी। मैं बहुत एंक्शियस था कि कल रिजल्ट आएगा मोस्ट लाइकली। तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा, क्या मेरा नाम लिस्ट में होगा, क्या मैं लास्ट टाइम की जैसे मेरा मेंस क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा, या फिर क्या होगा। तो जब रिजल्ट आया तब पहली बार में तो डिसबिलीव था कि मेरी 91st रैंक आई है। उसको डाइजेस्ट करने में, उसको समझ पाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया। और परिवार का कैसा रिएक्शन था? आप बताइए कि कैसा रिएक्शन था, क्योंकि आपने वहां पर मौजूद रह के मनु को पढ़ाया, एक तरीके से आपने भी साथ में टॉप किया उनके। मैम बिल्कुल ऐसा प्राउड फील करवाया मनु ने कि शुरू से जो जर्नी थी उसमें था कि एम वही था कि जो सामने जो रोशनी है वो यूपीएससी क्रैक करना ही है मेरे पास में ट्रीटमेंट। और मैम जब इसका पता चला कि 91 रैंक आई है तो उस टाइम तो हम इतना मतलब कि मैं बार बार लिस्ट में नाम यही देख रही थी, मन्नू गर्ग ही है, रोल नंबर चेक कर रही थी। फिर मैंने फ़ोन लगाया ब्रदर्स को इनको, तो वो मतलब रोने ही लग गए एक बार तो, और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए ये देख के। मनु कितना कठिन था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पहले भी, इससे पहले आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं मेंस। मुझे लगता है कि मेंस पर बात अटक गई थी, वो कहानी जानेंगे, लेकिन उसके पहले आप दोनों अगर वो बयां कर पाए कि कितना मुश्किल रहा होगा जब 8वीं या 9वीं कक्षा में आपको ये पता चला कि दृष्टिहीन धीरे धीरे जो है वो आंखें धुंधली होने लगी हैं, देखना धीरे धीरे जो है वो 100% बंद हो गया है। उस वक्त कैसे पता चला इस बात का? मैम 8 क्लास तक जब ये सेंट जेवियर स्कूल में था, 8 क्लास तक लाइफ हम दोनों की बहुत स्मूथली चल रही थी। लेकिन आफ्टर 9th मेरे को टीचर्स ने बुलाया, वहाँ के प्रिंसिपल फादर ने बुलाया कि एक बार आप आओगे। तो मैं गई स्कूल, तो उन्होंने बताया कि मन्नू को कर्सर नहीं दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस था इसका सब्जेक्ट। तो मैंने बोला ऐसा तो कभी है हुआ ही नहीं कि ऐसे मन्नू की दिक्कत आती है इसमें। बोले नहीं आप है ना एक बार चेक करवाइए। तो मैं एम्स में हर जगह मैंने हर कोना ऐसा नहीं छोड़ा, मन्नू को लेके गई, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि हम लोगों के पास में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर हम दोनों मिलके एक ही डिसीजन लिए। मैंने बोला नहीं, इस स्थिति से उभरना है और अपन को कुछ करके दिखाना है और वही तेरा ट्रीटमेंट होगा। हम लोगों ने यही करा कि पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, तेरे को पढ़ना है और साथ में मैं लगे रहूँगी और परिवार के लोग हैं साथ लगे रहेंगे। और जब तक तेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी यूपीएससी की, जब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। आज मैं सामने हूँ और आगे भी रहूँगी इसके साथ। लेकिन क्या कंडीशन है जो मनु को हुई, और 8वीं 9वीं में जब आपको पता चला, पूरी तरह से डायग्नोस हुआ नहीं हुआ, कब जाकर पता लगा, क्या पता लगा कि क्या कंडीशन है, उसका कोई उपाय नहीं मिला? डॉक्टर से बताया ये मैकुलर डिजेनरेशन है, हेरिडिटी है इसकी बीमारी। तो हम लोगों के पास में कोई सर्जरी कुछ भी नहीं है मनु के लिए रेटिना में करने के लिए, क्योंकि आइस ऐसा चीज़ है कि इसमें अंदर ऑपरेशन नहीं करा जा सकता। तो उन्होंने बोला लेट्स सी, गॉड्स के ऊपर ही अपन छोड़ते हैं कि वो कुछ आगे कोई रास्ता निकालेंगे। तो इस तरह से ही रहा हम लोग के पास में, होपलेस थे हम लोग। और डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल हैंड्स अप कर दिए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। एंड में ऐसे डिसीजन रहा कि मतलब एजुकेशन ही इज इम्पोर्टेंट है। मनु आपके भी मैं पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगी, जब 8वीं 9वीं में, तब तक आईसाइट एकदम बराबर थी, एकदम ठीक थी, 100% आप देख पा रहे थे, लेकिन जब 8वीं 9वीं कक्षा में क्या शुरुआत में हुआ जिससे आपको लगा कि धीरे धीरे अब आसपास का सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है? मैम ऐसे नहीं था कि स्टार्टिंग से प्रॉब्लम नहीं थी, स्पेक्ट्स मेरे बहुत बचपन से थे, एलकेजी यूकेजी से। पर तब सब चीज़ें मैनेजेबल थी, मैं खुद से लिख पाता था, पढ़ पाता था। पर 8th क्लास में जब मैं रीडिंग की चांस मेरी आती थी क्लास में, तो मैं उसको रीड नहीं कर पाता था, मैं बहुत फंबल करता था। तो उसके सोल्यूशन के लिए अब मैं उस टाइम पे किसी को बताता भी नहीं था, तो मैं घर पे आके उसी पैसेज को
बहुत धीरे-धीरे पढ़ के खुद को उसको मैं याद कर लेता था, रट लेता था पूरा पैसेज को। अपनी रीडिंग चांस के अकॉर्डिंग कि मेरा रोल नंबर ये है, तो मेरी चांस ये आने वाली है। फिर उसको क्लास में जाके मैं सेम टू सेम पैराग्राफ को, रटे पैराग्राफ को ऐसे रीड करता था जैसे मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ताकि किसी को पता ना लगे। तो उस टाइम पे मेरा मोटिव ये था कि एक स्टिग्मा अटैच था मेरे खुद के मन में ही डिसेबिलिटी को लेके, कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा और किसी के सामने मैं कर लूँगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे, या फिर मैंने खुद को ही आइसोलेट कर लिया था, जो उस टाइम पे गलत डिसीजन था। अगर मैं उस टाइम पे अपने आस-पास वाले पीयर ग्रुप्स को या फिर टीचर्स को बता देता, तो शायद चैलेंजेस थोड़े और कम होते। हुँ। लेकिन आपने पीयर ग्रुप्स का मेंशन किया, उस समय क्या आपके दृष्टि जब धीरे-धीरे बाधित होना शुरू हुई, क्या लोग जो है वो अलग होने लगे आपसे? ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं मैम, लोग बहुत सपोर्टिव थे, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट भी किया कि मैं आगे अच्छा परफ़ॉर्म करूँ। और वो मुझे कभी भी किसी भी एक्टिविटी में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, उसमें वो मुझे एट पार्ट ट्रीट करते थे। वो मुझे हुँ। डिफरेंशिएट नहीं करते थे कि मुझे इन्वॉल्व नहीं करना है ऐसे कुछ। वो मुझे मेरे लेवल पे आके जैसे मुझे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफ़िल करके मेरे साथ इंटरैक्ट करते थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, आपने कहा कि जो मनु के पिताजी थे, वो कहीं न कहीं अलग हो गए, जब से उनकी दृष्टि बाधित हुई। बात में कोई सच्चाई है क्या? मैम सच्चाई ये है, एक ही कारण नहीं है, काफ़ी सारे कारण हुँ। हैं और ये तो मुख्य कारण है ही कि जब देखता है कि बच्चा कुछ करने लायक नहीं है, अब इसके लिए मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे पास में 2 ही रास्ते थे, या तो मन्नू या वो फैमिली। मैंने सोचा मन्नू को मेरी ज़रूरत है, मेरे को इसको चुनना है। मैं इसको लेके अपने पेरेंट्स की तरफ गई। पेरेंट्स बोले चिंता की कोई बात नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को लिया कि मन्नू को अपन ऊँचाई तक लेके जाएँगे और इसको बनाना ही है। हम लोग हुँ। साथ हैं, जहाँ तेरे को जाना है दिल्ली कहीं पर मन्नू को लेके एजुकेशन के लिए, तू जा और तेरे को पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। तो हुँ। ऐसे हम लोग की जर्नी रही, फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा हुँ। और यहाँ तक कि स्कूल के जो टीचर्स थे जेवियर्स के, उन लोगों ने बोल दिया था कि मन्नू बहुत ऊँचाई तक जाएगा हुँ। और वास्तव में वो चीज़ सच्चाई निकली, क्योंकि वो और कैलिबर समझ चुके थे मन्नू का। जी। और मनु कब ये सोचा क्योंकि 8वीं 9वीं के बाद तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि आगे की कक्षाएँ कैसे पूरी होंगी? कैसे स्मूथली आगे की पढ़ाई हो पाएगी? आपने कब सोचा कि यूपीएससी जैसी परीक्षा जो है, उसमें मैं बैठूँगा और अफ़सर बनूँगा? मैम मैंने उस टाइम पे सोचा था कि पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वो हुँ। ट्रांज़िशन पीरियड जो था। तो उस टाइम पे मुझे अलग-अलग यूट्यूब पे मैं करियर प्रोस्पेक्ट देख रहा था कि विजुअली इम्पेयर्ड जो पीपल है वो कहाँ-कहाँ पे है और वो लाइफ़ में क्या कर रहे हैं। अगर किसी को डिसेबिलिटी होती भी है तो वो क्या कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स के एग्ज़ाम्पल्स मिले यूट्यूब पे। तो उनकी स्टोरी से इंस्पायर होके मुझे लगा कि ये डिस्पाइट देयर डिसेबिलिटी अगर इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, अगर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर किया है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो हुँ। उसमें स्टार्टिंग में मम्मी का सपोर्ट था। उन्होंने भी सपोर्ट किया। आईएएस का आइडिया मुझे बताया कि कैसे प्रिपरेशन होती है, एग्ज़ाम क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करी और फिर मुझे लगा कि अगर मैं अभी स्कूल में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, तो फिर और मेरी जर्नी बहुत बहुत कहीं न कहीं ओवरलैप करती है, अलाइन करती है और लोगों के साथ भी जो सिविल सर्विसेज़ क्रैक कर चुके हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? हुँ। और कहाँ से आपने कहा कि कई लोगों से मैं इंस्पायर हुआ, कई लोगों की जर्नी देखी, कहाँ से वो इंस्पिरेशन आई? मैम यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इन यूपीएससी ऐसे हुँ। करके अलग-अलग कीवर्ड्स डाल के, तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ मिली थी उस टाइम पे, हुँ। तो उनको मैंने रेफ़र किया था। कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे? कोई टीचर्स आपके, कोई मेंटोर्स जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली? मैम जितने भी टीचर्स हैं जो भी मुझे इस जर्नी में मेरा पार्ट रहे हैं, स्कूल के हों या कॉलेज के हों, तो उनका बहुत बड़ा रोल था और सब कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-थोड़ा इंस्पायर करते हैं। हुँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपकी यूपीएससी जर्नी की शुरुआत में, उसके बीच में ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे। कब आपने सोचा, आपने कहा कि सोचा कि अब यूपीएससी जैसी परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा देंगे। तैयारी उसके लिए जो एक नॉर्मल स्टूडेंट तैयारी करता है, कैंडिडेट तैयारी करता है, उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत, चैलेंजेस आपके रास्ते में थे। वो चैलेंजेस क्या-क्या थे और कैसे आप उससे पार पा पाए? क्योंकि अ, आपके इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि पीडीएफ फाइल बनाकर आप उन्हें पढ़ाती थी। कैसे वो संभव हो पाता था? मैम चैलेंजेस ऐसे नहीं कि केवल मेरी लाइफ़ में थे, हर एक इंडिविजुअल के अपने चैलेंजेस होते हैं, वो सिचुएशन यूनिक रहती है। तो मैंने कुछ बहुत अलग नहीं किया मेरे हिसाब से, जो सिचुएशंस थी बस उसको मैनेज करते हुए उसके लिए अडैप्ट किया। उसके लिए मुझे कुछ अलग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ा जैसे कोई नॉर्मल कैंडिडेट होगा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसको वो देख के पढ़ सकता है बुक को। मैंने जस्ट उसको ऑडियो बुक से रिकॉर्ड करके या फिर अपनी मम्मी से पढ़वा के उसको याद किया। और इसमें मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 में जब कोविड पीरियड आया, तब मेरी ऑनलाइन क्लास हो गई थी हिंदू कॉलेज में। हुँ। तब उसके साथ-साथ मुझे लगा कि मेरे पास कुछ टाइम है, क्योंकि कॉलेज का ट्रांसपोर्टेशन टाइम और कम्यूटेशन टाइम कम हो गया था। तो तब मैंने यूट्यूब लेक्चर से पहले तो देखा कि यूपीएससी की होता क्या है एक्चुअल में,
क्या रिक्वायर्ड है, ताकि मेरे को गाइडेंस सही मिले और मैं गलत डायरेक्शन में ना जाऊँ। उसके बाद में रिसोर्सेज़ मैंने इकट्ठा करना शुरू करे और उनको एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना एक चैलेंज था। वो चैलेंज मैंने अलग-अलग ऐप्स देखी, अलग-अलग टेक्निक्स देखी जिससे वो कन्वर्ट हो सके, ताकि वो रीडेबल बन पाए मेरे लिए। और मम्मी का सपोर्ट तो था ही, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना हो या कुछ और चीज़ें करना हो, तो जो चीज़ एक्सेसिबल नहीं हो पा रही थी, जो आज भी नहीं हो सकती, तो मैं अपनी मम्मी से पढ़ाता था। जैसे हैंड रिटन नोट्स हो गए, तो हैंड रिटन को एआई नहीं कर पाता रिकॉग्नाइज़, तो उसके लिए मुझे मम्मी की हेल्प चाहिए होती थी। आपने एआई का या टेक्नोलॉजी का तो बेहतरीन उपयोग जो है वो किया, लेकिन आपका कैसे साथ रहा? क्योंकि आप होममेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, उसके साथ बैलेंस करना और समय देना, वो भी पूरे तरीके से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पार्ट टाइम तरीके से आप कर रहे हैं, दोनों ही फुल फ्लेजेड तरीके से उसे परस्यू कर रहे हैं। मैम हम लोगों ने ये चीज़ ठान ली थी कि मैंने इसको बोला था, जब तू आंसर राइटिंग और जो भी कुछ बोलेगा, मैं तेरे पास में बैठूँगी, वो 1 घंटा हो या 10 घंटे हो। उसके बाद ही मैं उठूँगी अपनी सीट से। तो इस तरह से हम लगे रहे, हमने देखा नहीं आगे-पीछे कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना हम लोगों को। यहाँ तक कि मेरे लिए अगर चाय भी आती तो पड़ी रहती ग्लास में, तो सब जने बोलते घर के, "चाय तो पी ले।" मैं बोला, "मैं ठंडी ही पीती हूँ चाय, मैं गरम नहीं पीती।" और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो हम दोनों ने, क्योंकि हैंड रिटन से करना था, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने बहुत करी है, इतनी करी है कि वो शायद काम आ गई है और मन्नू यहाँ तक पहुँच गया है इससे। हुँ। यकीनन यूपीएससी को आपके लिए भी एक कंसिडरेशन देना चाहिए साथ में। मनु, इसके पहले की भी थोड़ी मैं बात करना चाहूँगी। इसके पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का। वहाँ जब फेलियर मिला या जो असफलता आपको मिली, प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया था, मेंस तक पहुँचे तो वहाँ बात अटक गई। उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि तैयारी आपने पूरी की होगी। प्रीलिम्स पहली बार तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझे लगता था कि यूपीएससी, मेरे अभी तक अच्छा स्कोर था, मैं अपने कॉलेज में सेकंड रैंकर था और भी चीज़ें सही चल रही थी, मैंने जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया था। तो मुझे लगा यूपीएससी भी मैं कर ही लूँगा, कि इतना टफ एग्ज़ाम थोड़ी ना है, ये भी एक एग्ज़ाम ही है। पर प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, तब मेरा कॉन्फिडेंस और बहुत ऊपर पहुँच चुका था कि प्रीलिम्स मैंने फर्स्ट टाइम में निकाल लिया, तो फिर तो पूरा एग्ज़ाम क्या है, मैं तो आराम से कर लूँगा। पर मेंस में जब मैंने किया, तब मुझे लगता है कि प्रिपरेशन में मेरी थोड़ी-सी कमी थी, कि मैंने टॉपर्स कॉपीज़ को इतना रेफ़र नहीं किया और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी थोड़ी कमी थी। तो इसलिए मेंस मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाया बहुत बड़े मार्जिन से, 39 मार्क्स के मार्जिन से। तो इस वाले अटेम्प्ट में मैंने ये कोशिश करी कि मैं टॉपर्स कॉपीज़ को इंटेंसिवली रेफ़र करूँ। उसमें जो भी उनका कंटेंट है, वो बहुत टाइम से उन्होंने प्रिपेयर किया है या फिर उसमें उनका एफ़र्ट लगा होता है। तो रादर दैन रिपीटिंग द सेम एफ़र्ट, डुप्लीकेशन करने की जगह, उन्हीं के फ़िल्टर्ड आउट कंटेंट को, रेडीमेड कंटेंट को हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। जो आपका पहला अटेम्प्ट रहा वर्सेस जो सेकंड अटेम्प्ट रहा जिसमें आपने क्लियर कर लिया, अ, कुछ पढ़ाई के घंटे आपने बढ़ाए, क्या मेजर बदलाव जो हैं वो आपने किए? मैम मैंने ये सोचा कि टाइम बेस्ड स्टडी तो ठीक है, पर ज़्यादा देन क्वांटिटी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। इसलिए मैं टाइम गिन के नहीं पढ़ता था कि 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे। मैं ये देखता था कि टारगेट मेरा कब कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे आज का टारगेट रखा कि मुझे 50 पेजेज़ किसी बुक के पढ़ने हैं, तो जब तक वो 50 पेजेज़ कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं उठता नहीं था, या फिर बीच में अगर ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लेता था बिल्कुल। पर उस पर्टिकुलर डे में वो टारगेट कंप्लीट होने का मेरा रहता था। लेकिन पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पर आप निर्भर रहे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा भी लिया? क्योंकि मैंने देखा कई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ भी रहे थे या इंटरव्यू जो है, मॉक इंटरव्यू या कई सीरीज़ में आपने भाग लिया होगा। मैम डिफरेंट कोचिंग्स का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन था। जी। कुछ-कुछ जगह पे जहाँ पे उनका कुछ चीज़ स्पेसिफिक मुझे पसंद आई, वो मैंने कोर्स लिया भी था और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मैंने बहुत कोचिंग्स में रेफ़र किया था। तो जो कोचिंग्स क्लेम कर रहे हैं वो मोस्टली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हैं। जी। आजकल कोचिंग क्लेम्स पर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, इसलिए बताना चाहेंगे कि कौन-कौन आपके मेंटर्स रहे, किनसे आपने पढ़ाई की? लेकिन आपने कहा कि इंटरव्यूज़ को लेकर ख़ास तौर पर आपने उधर रेफ़र किया, लेकिन बाकी सेल्फ स्टडी से ही आपने पूरी तरह से पढ़ाई की या ऑनलाइन? यस मैम, मैंने ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स जैसे कि अंडरस्टैंड यूपीएससी में सत्यम जैन सर हैं, जी। उनसे मैंने पर्सनल गाइडेंस भी ली थी और उनके यूट्यूब चैनल को रेफ़र किया था। सर मैम साथ ही में डॉक्टर शिवन सर हैं, उनका मेंस में राइट स्मार्ट प्रोग्राम होता है, मैंने वो रेफ़र किया था। ऑप्शनल के लिए मैंने शुभ्रा मैम का क्रैश कोर्स किया था, ताकि पॉलिटिकल साइंस में मुझे अगर कुछ कमी है, फिर आंसर राइटिंग स्किल जो मेरे लास्ट टाइम मार्क्स नहीं आ पाए, वो कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। हुँ। अच्छा, उन छात्रों को क्या बताना चाहेंगे जो मान लीजिए प्रीलिम्स से अगर हम शुरुआत करें, प्रीलिम्स की तैयारी कैसी होनी चाहिए? मैम प्रीलिम्स पहली बात तो 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके अंदर। हुँ। पहला होता है जीएस। जीएस के लिए हमें पिछले 10-15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं पीवाईक्यूज़, उनको बहुत ढंग से एनालाइज़ करना चाहिए। उनके इवन ऑप्शंस तक को भी, जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं, उनके भी एक छोटी-सी आप समरी तो रखनी चाहिए
क्योंकि बहुत एक टेंडेंसी है कि एक साइक्लिकल नेचर होता है प्रीलिम्स का, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत अक्सर, और बेसिक नेचर तो क्वेश्चन का सेम रहता है। और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है वो तो सब कर ही रहे हैं और वही करनी होती है, मैंने भी वही करी थी, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। बस ये किया था कि पीवाईक्यूज़ को मैं बहुत ढंग से करूँ और टेस्ट सीरीज़ जो सही लगती है या फिर जिसमें कंफर्टेबल है उनको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे नर्वसनेस ना हो। टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ सकते हैं, मेरे भी कम आए आए हैं बहुत बार, पर इसका मतलब नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ को छोड़ ही दें या फिर डिमोटिवेट हो जाए कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो प्रीलिम्स कैसे दूँगा मैं। वो पेपर पैटर्न काफ़ी अलग होता है टेस्ट सीरीज़ का और एक्चुअल जो पेपर होता है वो काफ़ी अलग होता है। मैम सेकेंडली सीसैट, हुँ। सीसैट एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे तो स्पेशली था क्योंकि मैथ्स पढ़ना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए खुद के लिए। तो मैं फ़ोकस करता था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश होता है, जो पैसेज होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और उसमें मैं परफेक्शन कर लूँ। तो मैं 28 के 28 पैसेजेस करके आता था एग्ज़ाम में और रेयरली 1 या 2 गलत होते थे मेरे। साथ ही में मैथ्स के लिए मेरे मामा थे घर पे, तो उनके पास मैथ्स भी थी और बायोलॉजी भी थी। तो मैं उनसे बोर्ड पे बहुत बड़े लेटर्स में लिखवा के, ताकि वो मुझे जितना समझा पाते थे वो मुझे समझाते थे उससे। तो कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है या फिर पूरा-पूरा टॉपिक समझना है, तो उनके साथ मैं बैठता था 1-2 घंटे और उनसे समझता था रोज़। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस की तैयारी, क्योंकि प्रीलिम से आगे जब आप बढ़ते हैं तो मेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, उसके बाद आता है मॉक इंटरव्यू, उस पर भी आएँगे। लेकिन क्या तैयारी जो है वो मेंस के लिए छात्रों को करनी चाहिए? मैम मेंस के लिए सबसे पहले तो सिलेबस है। सिलेबस को तो बिल्कुल बाइबल, गीता जो भी मानना है वो मान के उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि सिलेबस का हर वर्ड इम्पोर्टेंट है मेंस का। तो और उसके ऊपर वन पेजर नोट्स या फिर कीवर्ड्स उसके ऊपर इकट्ठा होने चाहिए। उसके पॉजिटिव्स कोई भी पॉइंट है उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड क्या होगा, उसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या हो सकता है, कोई डायग्राम आ सकता है क्या, कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल हो या फिर ग्राफ इसमें बन सकता है। जितना उसको बेटर अपन अभी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में उतना ईज़ी रहेगा। मैम साथ ही फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ को करना चाहिए क्योंकि इस मेंस में ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि पीवाईक्यूज़ रिपीट हों। हुँ। जैसे टेररिज्म पे क्वेश्चन हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया या फिर ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली रिपीट होते ही हैं हर साल। तो इनके ऊपर तो अच्छे से एक आंसर प्रिपेयर होना चाहिए। साथ ही टॉपर्स कॉपीज़ का बहुत बड़ा रोल है जो मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस में जो अभी हुआ मेंस में, मैंने बहुत सारे टॉपर्स कॉपी पढ़ी, उनके कंटेंट से मैंने बोरो किया। बहुत सारा कंटेंट मैंने उनका लिया जो भी मुझे अच्छा एग्ज़ाम्पल दिख रहा है या डेटा पॉइंट या उनका राइटिंग स्टाइल। और मैम एक और चीज़ कि हुँ। क्वेश्चन जो यूपीएससी देता है, उसकी जो डिमांड होती है वो एड्रेस ढंग से होनी चाहिए। अगर उसका कोई भी कीवर्ड है उसको एड्रेस ढंग से करना चाहिए। उसमें से मैं क्वेश्चन में से ही हेडिंग लेता था कि कोई क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो मैं इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स यही हेडिंग बना लेता था। तो इससे ये लगता था कि वो डिमांड फुलफिल होगी क्वेश्चन की और मैं इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होऊँगा। हुँ। जी। और अब बात कर ले पर्सनल इंटरव्यू की, जिसे लेकर इतनी जो है थ्योरीज़ जो है चलती हैं सोशल मीडिया पे कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये बड़े चर्चित सवाल रहते हैं हमेशा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, पर्सनल इंटरव्यू की जब बारी आई, जब आप पहुँचे धौलपुर हाउस, वहाँ पर कैसा माहौल था? क्या हुआ? वहाँ से शुरू करेंगे। मैम धौलपुर हाउस में बड़ा कोऑपरेटिव माहौल रहता है, स्पेशली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जी। इस चीज़ में यूपीएससी का मैं बेस्ट इंस्टीट्यूशन अभी तक जो मुझे मिला मैं वो कहना चाहूँगा। फिर मैम अंदर जाके ग्राउंड टेबल होती है, वहाँ पे बिठाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में इंटरव्यू में आपको नंबर मिलता है कि आपका इंटरव्यू कौन से नंबर पे होगा। मेरा सेकंड नंबर पे था। फिर इंटरव्यू में आप एंटर करते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हुँ। तो क्या हुआ? अब मैं थोड़ा-सा रिवर्स जाके वहाँ से आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए अंदर जा रहे थे, तो उस वक़्त क्या आपकी बॉडी, क्योंकि इसको लेकर बहुत टीचर्स जो हैं उनका एडवाइस जो है वो रहती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको कहना चाहिए कि मे आई कम इन? तो वहाँ से लेकर पूरा समझाइए कि कैसी आपकी वो यात्रा कैसी रही थी? मैम मुझे लगता है कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, पर हमें थोड़ी-सी ओरिजिनैलिटी खुद की मेंटेन रखनी चाहिए। हुँ। हम खुद का थोड़ा इनोवेशन करेंगे तो मुझे लगता है यूपीएससी उस चीज़ को एप्रिशिएट ही करेगा, उसको डिनाई नहीं करेगा। हुँ। बस इतना सा है कि कोई भी हम और चीज़ ना करें वहाँ पे। हमें एक मैच्योर ऑफिसर जो हम बनेंगे फ्यूचर में, तो वैसा हमें वहाँ पे बिहेव करना चाहिए और वैसा हमें लगना चाहिए। अगर अब ऐसे नहीं कि हमें बिल्कुल हाथ बाँध के ही रखने हैं, फिर हाथ बिल्कुल हिलाना ही नहीं है, वो हम कर सकते हैं, पर वो उससे और नहीं लगना चाहिए। मेन पॉइंट ये है। जब आपने उस इंटरव्यू रूम में एंटर किया, तो क्या कुछ वहाँ पर माहौल था? क्योंकि कई बार उसे पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि बहुत ही ग्रिलिंग, बहुत ही डार्क रूम टाइप का एक माहौल होता है जहाँ पर बहुत सारी ग्रिलिंग होती है, वैसा कुछ या नहीं, एकदम कंफर्टेबल था? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी लाइवली माहौल था। इनफैक्ट चेयरमैन सर ने मुझसे पहले आते ही पूछा कि आप जयपुर से हैं, वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में फ़र्क क्या है? हुँ। तो मतलब मैं उसी क्वेश्चन से काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था कि वो इंटरैक्टिव इंटरव्यू था रादर देन कि ग्रिलिंग सेशन है, फिर आपको नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। वो मोस्टली पर्सनैलिटी टेस्ट होती है और
उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चन पूछने का या फिर आपको एलिमिनेट करने का पर्पस नहीं होता। उनका पर्पस इतना सा होता है कि आधे घंटे में आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखर के बाहर आए। तो कितनी देर का आपका इंटरव्यू रहा होगा? मैम मेरा इंटरव्यू अराउंड 25 मिनट्स का था। और उस 25 मिनट के दौरान किस तरह के सवाल शुरुआत में आपसे पूछे गए? अम, मैम मेरा इंटरव्यू 27 जनवरी को था जी, और 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे जी। ओथ ली थी। तो मेरा इंटरव्यू मैंने मेंशन कर रखा था कि मेरी डिग्री जेएनयू से आईआर के अंदर है, मास्टर्स। हुँ, तो उन्होंने उससे स्टार्ट किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी इलेक्शन जीता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा और ओवरऑल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हुँ। और फिर मोस्टली मेरा इंटरव्यू साइबर सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, उसके इम्पैक्ट पे, राइट विंग पे और स्टेट के चेंज होते हुए नेचर पे टेक्नोलॉजी के आने के बाद में, ये मेजर टॉपिक्स थे मेरे इंटरव्यू के। जी। अब अगर आप विस्तार से बता पाएँ सवाल क्या थे? मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर आपने बताया या राइट विंग को लेकर क्या सवाल थे? साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या सवाल पूछे गए थे? इससे और भी छात्रों को मदद मिलेगी जब वो तैयारी करेंगे कि आपकी जब पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं तो क्या वो जानना चाह रहे हैं? आपका पर्सपेक्टिव किस तरह वो आपसे निकलवाना चाह रहे हैं? क्या पूछा गया राइट विंग पर? मैम यही पूछा गया था कि हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड ओवर में राइट विंग पॉलिटिक्स और जो गवर्नमेंट्स है वो धीरे-धीरे राइज़ करे, तो उसका रीज़न क्या है? मैम साथ ही में उन्होंने ये भी पूछा था कि स्टेट का रोल जो है, अब टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे आ रही है, तो क्या स्टेट इर्रेलेवेंट बनता जा रहा है? या फिर डिफरेंट बिग टेक कंपनीज़ होती है, तो उनके पास इतने डीप पॉकेट्स हैं, तो वो क्या स्टेट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी में है या नहीं है? मैम साथ ही क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन हुआ था मेरा कि क्लाइमेट चेंज का ओवरऑल वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, स्पीशीज़ पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इंडिया के रोल क्या है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। और प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने पूछा था, उनके वाइस प्रेज़िडेंट के बारे में पूछा था और जियोपॉलिटिक्स में क्या उसका इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तब मैंने काफ़ी बैलेंस्ड आंसर दिया था दोनों पॉइंट्स बताते हुए। जी। और पर्सनैलिटी टेस्ट में जैसे मैंने कहा कि कई बार बहुत ज़्यादा चर्चा इसको लेकर लेकर रहती है कि कुछ अतरंगे सवाल पूछे जाते हैं, वैसा कुछ आपको नज़र आया है या नहीं? नहीं मैम ऐसे या वो सच्चाई से परे है? नहीं मैम, ऐसे कोई सवाल मुझसे नहीं पूछे गए थे। मोस्टली सवाल करंट अफेयर से और मेरे डैफ से ही ओरिएंटेड थे। जी। अच्छा, क्योंकि आपने डैफ का ज़िक्र किया, डैफ कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जब आप अपना डैफ भरते हैं, अपनी डिटेल्स भरते हैं, तो वो कितनी बारीकी से आपको क्योंकि वहीं से बहुत सारे सवाल जो हैं वो निकल कर आ जाते हैं। वो एडवाइस जो है, वो तमाम जो दर्शक, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उन्हें आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मैम प्रीलिम्स और मेंस का हमें सिलेबस मिलता है ऑलरेडी। हुँ। पर इंटरव्यू स्टेज ऐसी है जहाँ पे हम सिलेबस खुद अपना डिसाइड कर सकते हैं। जो हम डैफ में भर रहे हैं मोस्टली क्वेश्चंस उनके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे। तो उसमें इतना ढंग से भरना चाहिए हमें कि कुछ भी जिसमें हम डाल रहे हैं कीवर्ड, हमें उसके मल्टीपल डायमेंशंस सारे हमें डिटेल में पता होने चाहिए। अगर हम वहाँ पे कुछ डाल रहे हैं, हम खुद यूपीएससी को बता रहे हैं कि मैंने ये अचीवमेंट्स लिया है या फिर मेरी ये हॉबी है, तो उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें लैक ऑफ नॉलेज है। तो डैफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आपका क्योंकि भूमिका इतनी रही, तो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं मनु के साथ में लगी रही, हर बच्चा इंटेलिजेंट है हुँ, और हर पेरेंट्स मतलब कर सकते हैं, बच्चों के साथ में लग सकते हैं। हुँ। तो मैं चाहूँगी कि जैसे हम दोनों लगे रहें, तो ऐसे ही बच्चों को पेरेंट्स सपोर्ट करें और जब कुछ फेलियर भी आता है, तो उनको मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, अगले चांस में तेरा हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, सेकंड में भी नहीं हुआ, एक दिन ऐसा आता है कि मतलब कि वो चीज़ मिल ही जाती है। हुँ। वो आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर अब बहुत ज़्यादा चर्चा है मनु को लेकर, तो सोशल मीडिया के कमेंट्स आप लोग पढ़ते हैं कि क्या कुछ लिखा जा रहा है आपके बारे में? मैम मोस्टली तो टाइम नहीं मिल पाया जब से लगातार कोई ना कोई एंगेजमेंट है। हुँ। पर जितना बीच में टाइम मिल रहा है मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और बहुत मोटिवेटिंग है मैम। और मीडिया के भी इंटरव्यूज़ की लगातार लाइन लगी होगी, कभी किसी को इंटरव्यू चाहिए, अब आप दिल्ली आए हुए हैं, तो दिल्ली में लगातार इंटरव्यूज़ जो हैं वो होने वाले हैं। तो उसको लेकर भी नर्वसनेस, एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि आपने कहा कि आपने सोचा नहीं था कि 91st रैंक हासिल होगी। मैम काफ़ी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स ने भी कॉन्टैक्ट किया, बहुत सारे फ्रेंड्स ने कॉन्टैक्ट किया, वेल विशर्स ने कॉन्टैक्ट किया। तो नर्वसनेस तो नहीं, पर एक काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि इतने सारे लोग स्टोरी को जानना चाह रहे हैं और मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। कोई भी इंसान अगर मुझे आके बताता है कि वो मेरी स्टोरी से मोटिवेट हुआ है, इंस्पायर हुआ है, तो उससे प्राउड वाली फीलिंग मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। जी। अच्छा, एक मैं आपका मॉक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं एसवाई कुरैशी साहब, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे थे मॉक इंटरव्यू के दौरान और आज की तारीख में हम एक ऐसे वक़्त में हैं जहाँ पर वो सवाल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। शुड इंडिया ट्राई टू मेक पीओके फ्री? इस पर आपने क्या जवाब दिया था? अगर आप फिर से बता पाएँ?
मैम मैंने ये बोला था कि ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के जो वर्ड्स थे मैंने वही रिपीट करे थे। मैंने उसको एको करा था कि जो कंडीशन है अपने नेबर की, तो पीओके कुछ टाइम बाद अपने आप वहाँ पे डिमांड्स अभी भी उठ रही है और आगे भी उठेगी कि वो अपने आप इंडिया का पार्ट बन जाए। हुँ। अच्छा, पिछले साल या फिर उससे पहले भी जब यूपीएससी के कुछ इंटरव्यूज़ हमने किए तो उसमें कई बार ये कहा गया कि पर्सनल इंटरव्यूज़ में कई बार फ़नी सवाल जो है वो पूछे गए, या फिर एक कैंडिडेट जो है उनसे पूछा गया कि आपने जो साड़ी पहनी है ये कहाँ से है? तो आपकी पूरी वेशभूषा आपको पता होनी चाहिए कि मैंने क्या पहना है, क्या नहीं। ये सब भी बारीकी जो है वो आप नाप-तोल कर चल रहे थे बिल्कुल? मैम प्रिपरेशन करी थी पर ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नहीं करी थी और ना करी जा सकती है क्योंकि जो रैंडम क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, पर मेरे केस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे नहीं पूछा गया था। जी। अच्छा, अंत में आप दोनों अपनी तरफ से क्या मैसेज हमारी ऑडियंस को, लोगों को देना चाहेंगे, जिन्हें यूपीएससी एग्जाम एज अ होल मुश्किल लगता है क्रैक करने को, और है भी कठिन है भी, लेकिन आपके लिए क्योंकि चैलेंजेस दोगुना तिगुना 100 गुना चैलेंजेस आपके रास्ते में थे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनके लिए जो अभी सोच ही रहे हैं कि दे ना दे, अफसर तो बनना चाहते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी है? मैं तो ये बोलना चाहूँगी, जो भी हम लोगों को दोनों को देख रहे हैं, कि इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम नहीं समझें, इसको हँसते हुए और सीरियस, और आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस से और सीरियस होके पढ़ें। ऐसे नहीं है कि 10 घंटे पढ़ने हैं, 11 घंटे पढ़ने हैं, आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन उसको पूरे डीप में अच्छे से पढ़ो, जिससे कि कोई सा भी क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी ऐसा है, कोई सा भी क्वेश्चन दे देता है, कहीं से भी निकाल के देता है वो। तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर सकता है इसको क्रैक, जब मन्नू कर सकता है, तो हर बच्चा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। जब मेरे लिए बोला जा रहा है कि आपने क्रैक कर लिया, तो हर बच्चा कर ही सकता है, मैं तो अनएजुकेटेड हूँ देखा जाए तो इसके लिए। मनु, अब लबासना अब आप जाएँगे, कितनी एक्साइटमेंट है उसे लेकर? सारे अफ़सर आपको वहाँ मिलेंगे? मैम इसके पहले वाले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा जी। कि यूपीएससी काफ़ी एक रैशनल प्रोसेस है। तो रादर देन इमोशंस हमें रैशनली बैठ के सोचना चाहिए पहले तो कि यूपीएससी में क्या रिक्वायर्ड है और उसके लिए क्या हमारा जो कैलिबर है वो उसको मैच करता है, फिर हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। क्योंकि इसमें एक क्यूरियोसिटी डिमांड करी जाती है कि हम आस-पास की चीज़ों के लिए क्यूरियस रहें कि हमारे जो एनवायरनमेंट में हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो। और सेकेंडली अगर बहुत लोग ट्राई करते हैं और अगर नहीं हो पाता, तब रैशनली सोचना चाहिए कि क्या हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर उसको वहाँ पे रोक के कुछ और करियर प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में जिनसे इंसान बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैम लवासना की जाने की जहाँ तक बात है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे थे पहले लवासना में। तो देखते हैं और एक नई जर्नी की तब स्टार्ट होगी मेरी, तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और थोड़ा-सा नर्वस भी हूँ कि मैं अपनी मुझसे रिक्वायरमेंट होगी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको मैं कैसे फुलफ़िल कर पाऊँगा। और फिर जब आगे ट्रेनिंग होगी, पोस्टिंग होगी, अफ़सर बनेंगे तो क्या कुछ करना चाहते हैं? विज़न क्या लेकर आए हैं आप? मैम मेरा विज़न यही रहेगा पहले तो कि गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया को जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है कि इंडिया को विकसित भारत बनाएँगे 2047 तक, तो उसमें मैं अपने लेवल पे जो भी कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा बीइंग द पार्ट ऑफ़ गवर्नमेंट, बीइंग द पार्ट ऑफ़ सिविल सर्विसेज़, तो मैं उसमें अपना पूरा रोल निभाना चाहूँगा। मैम साथ ही मुझे लगता है कि 2 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, पढ़ाई और दवाई, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो इन 2 पे स्पेशली मैं ध्यान देना चाहूँगा। मैम थर्डली डिसेबिलिटी एज अ सेक्टर, मुझे लगता है कि उसमें मुझे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो और लोग हैं तो मैं उनके एक्सपीरियंस जान सकता हूँ कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम आती होगी। तो ओवरऑल सोसाइटी में और जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अगर मैं अपना थोड़ा-सा इनपुट दे पाऊँ बीइंग अ सिविल सर्वेंट, तो मैं देने का प्रयास करूँगा। जी। और एक सवाल ये भी कि आपके भी जो मेंटर्स रहे या फिर आपने कई टीचर्स का जो है वो नाम भी लिया, ऐसे ही डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं या डॉक्टर तनु जैन है, शुभ्रा रंजन जी है जिनके साथ आपने क्रैश कोर्स किया आपने कहा, उन सब के बारे में या कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में उस पर क्या ओपिनियन है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा चलती है कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर। कोचिंग इंडस्ट्री का काम ये होता है कि एक जो डाउट्स हैं, क्योंकि कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी इस एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर उनको गाइडेंस चाहिए या फिर उनको मेंटरशिप चाहिए तो उनको कोचिंग को अप्रोच कर लेना चाहिए, अगर उनकी हेल्प हो पाती है तो। और मोस्ट ऑफ द केसेज़ में कोचिंग बड़े हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि वो एक कंटेंट आपको एक जगह पे कोलेट करके दे देते हैं। तो आपका जो एफर्ट लगेगा कि आप खुद कंटेंट इकट्ठा करें, वो आपको मिल जाता है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ थैंक तक यू से मैम। बात करने के लिए। कुछ कहना चाह रही थी आप? थैंक यू मैम।
मैं वैसे देख रही थी मनु पूरे इंटरव्यू में मुस्कुराए नहीं, बहुत सीरियस हैं। लगता है वो गंभीरता अभी भी है जो यूपीएससी के एग्जाम के दौरान रही होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। आपने न्यूज़ तक पर मनु गर्ग की पूरी कहानी देखी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।